नहीं रहा। अजीत पवार और शरद पवार के बीच की स्थिति क्या है? किसके तरफ अभी आपको अभी तो महीना डेढ़ महीना है चुनाव में, लेकिन अभी किसके तरफ आपको टिल्ट लग रहा है? बहुत सारे लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं शरद पवार के साथ है, लेकिन वो वोटर जिनको ये उम्मीद है कि शरद पवार अब कुछ नहीं कर पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, वो अप्रासंगिक हो गए हैं एक प्रकार से, और कांग्रेस का कोई वजूद अभी तक दिख नहीं रहा है, वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पास कर रहा है। क्या इस सबको कॉन्सिडरेशन में वहां की जनता रखेगी और बजाय शरद पवार के जाने के, जो उनको प्यार भी करते हैं, उनको बहुत मानते भी हैं, लेकिन वो इलेक्टोरल पोजीशनिंग अपनी हो सकता है कि अजित पवार के साथ करे? क्या रियलिटी क्या है? देखिए, मैंने पिछले डिबेट पे भी कहा था, मैं आज भी फिर कहता हूँ, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, शरद पवार जी को एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। आज मैं रियलिटी बताता हूँ, शरद पवार आज भी कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। शरद पवार जी कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। ये नीलेश लंके को अभी जो लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो अहमदनगर में, तो इसका मतलब उनका कैंडिडेट ढूंढने का सिलसिला अभी खत्म ही नहीं हुआ। उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। कैंडिडेट तो मिल जाएंगे, लेकिन फाइट देने वाले कैंडिडेट नहीं मिल रहे। इसलिए वो अभी सभी इधर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो मीडिया में है। मीडिया में वो चलता है, जो एंटी मोदी मीडिया जो है, वो एंटी मोदी मीडिया जो है ना, इस तरह का पूरा माहौल खड़ा करते हैं कि ये गेम चेंजर साबित होंगे। बिल्कुल गेम चेंजर साबित नहीं होंगे। मैं डेफिनेटली आपको कहता हूं, ये कितनी भी कोशिश कर ले, जिस तरह से अजित पवार जी का अपना काम करने का तरीका है, जिस तरह से वो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं काम करने के लिए और रात को 12-12 1-1 बजे तक वो काम करते हैं, और पूरी टीम उन्होंने लगा दी है और बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। आज मेरे पास उनका जो डेटा आता है, जो रोज की जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है, बहुत ही सटीक अभी वो काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता सिर्फ कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, काफी दिनों से राजनीति में है, 50 साल के ऊपर राजनीति हो गई, तो एक जो अपना उनको कहा जाता है क्योंकि पैसे हैं उनके पास। कद्दावर नेता की जो छवि बनाई जाती है, वो जो आपने कहा कि जो एक खास वर्ग है मीडिया में, वो रात दिन ये जो गीत गाते हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, उसके पीछे कहीं बैक में ऐसा तो नहीं है कि चूंकि उनके पास पैसे बहुत हैं? देखो, नहीं, दो चीजें हैं। देखो, शरद पवार जी को आप थोड़ा सा उनका रिसर्च करेंगे तो आपको मैं बता दूं, चुनावी राजनीति में वो अपयशी रहे हैं। चुनाव के बाद वाली राजनीति में वो यशस्वी ठहरते हैं हरदम। चुनाव में तो कभी खुद के बलबूते पर सत्ता पे नहीं आए वो। मुझे आप बताइए ना, महाराष्ट्र में 50 साल से ऊपर राजनीति वो कर रहे हैं, 72 के ऊपर सीट्स नहीं ला पाए महाराष्ट्र में खुद के बलबूते के ऊपर। आप क्या करते हैं, चुनाव के बाद वाले जो किस्से वो करते हैं, वो जोड़ तोड़ की राजनीति जो करते हैं, उनका न्यूसेंस बहुत ज्यादा है। चुनाव जीतकर लाने में वो बिल्कुल अपयशी नेता है। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो लोग कहते हैं कि वो चुनाव की बाद वाली राजनीति को चुनाव में लाने की कोशिश करते हैं, मीडिया के हमारे कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो कहते हैं ना, वो उसको रियलिटी को समझ में नहीं आता। आज तक के इतिहास में शरद पवार जी चुनाव की राजनीति में अपयशी साबित हुए। नहीं तो क्या वो भी कास्टिस्ट पॉलिटिक्स के एक प्रकार से विक्टिम हो गए हैं? क्योंकि वो भी कास्टिस्ट पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ाया, और अभी जो कास्ट पॉलिटिक्स की जो लिमिटेशंस हो गई है पूरे देश भर में, उसको बीजेपी ने बहुत तरीके से काउंटर कर दिया है। तो क्या उसका खामियाजा अब शरद जी को भुगतना पड़ रहा है? डेफिनेटली उसका असर तो पड़ेगा। और देखिए कैसा मराठा छत्रप करके जो उनके पास थे ना, तो पहले वो ठीक था कि एक जो बोलता था उसके पीछे जाते थे। उन्होंने डेलिबरेटली मराठा छत्रप जो उनके कॉम्पिटिटर होते थे, ये जो आप विखे पाटिल की जो मैं बात कर रहा हूं ना आपको, विखे पाटिल भी अपने इलाके में मराठा छत्रप ही है, और उनको कम करने के लिए शरद पवार जी ने काफी, मैंने 35-40 साल से उनकी दुश्मनी है। उन्होंने उनके साथ में कंपटीशन रख सकने की क्षमता रखने वाले सभी मराठा छत्रपों को उन्होंने बिल्कुल कमजोर कर दिया। मोहिते पाटिल जी से लेकर थे पद्म सिंह पाटिल तो उनके रिश्तेदार थे। इन सबको एक एक अगर उसके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड हो सकता है कि शरद पवार जी की राजनीति इनको कैसा कमजोर कर दिया। शरद पवार जी की राजनीति यही रही है, लेकिन अभी क्या हो गया है कि पीढ़ी बदल गई है। ये जो नई पीढ़ी आई है ना, उन्होंने अपने अपने बलबूते और अपने अपने छोटे छोटे इलाकों में अपना काम कर दिया, और उनको पता चला कि मैं मराठा की राजनीति करके मैं चुनाव नहीं जीत सकता, मैंने अन्य लोगों को मुझे साथ में लेना पड़ेगा, उसके ऊपर ही मैं चुनाव जीत सकता हूं। मैं अकोला का उदाहरण देता हूं ना,
अकोला में 2 मराठा खड़े रहने के बाद भी आज मराठा समाज भाजपा के पास चले जाता है और उसको ओबीसी जोड़ देते हैं। ये अकोला की राजनीति है। अकोला में तो मराठा कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन ओबीसी जो चुनाव जीत कर आता है उनके साथ चले जाता है। यह सभी जिलों में होता है। और वो जो पुराने हैं वो अपने पर्सनल लाइक डिसलाइक पे अपना कैंपेन चलाए हुए हैं। खैर कोई बात नहीं है, वो तो चलाते रहेंगे। अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और यही अब जब अकोला की बात इन्होंने की है तो अकोला से ही शुरुआत करता हूं। अभी जब अमित शाह अकोला गए थे तो सोशल मीडिया पे चलाया गया कि अमित शाह को नागपुर में उतरने तक नहीं दिया जा रहा है। इतनी चलती है नितिन गडकरी की, और इस तरह से डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश की गई। नितिन गडकरी नाराज, नितिन गडकरी का टिकट कटने जा रहा है। लेकिन सच्ची बात यह थी कि अमित शाह अकोला गए, और आप देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, नीति और उनकी संगठन क्षमता को समझने की आवश्यकता है। कल भी हमने बात किया था अपने एक प्रोफेसर मित्र के साथ। अकोला से संजय धोत्रे जी दोबारा चुन करके आए हैं। मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर थे और अच्छी पोर्टफोलियो थी उनके पास, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो, और साफ सुथरी छवि के थे। बहुत बढ़िया क्रेडेंशियल उनका रहा है। आज वो अस्वस्थ हैं। अमित शाह अकोला लैंड करते हैं महाराष्ट्र में, देखिए आज वो अस्वस्थ हैं, और अस्वस्थ होने के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी रहती तो पता नहीं उनके परिवार को अभी डंप कर देती। लेकिन उनके परिवार के, उनके पुत्र को बीजेपी ने टिकट दिया। अब इसे आप समीकरण कहिए चाहे कुछ भी कहिए, एक कार्यकर्ता, एक नेता को सम्मान, उनके साथ बने रहने का हिम्मत दिखाना और पार्टी की एकजुटता, क्या ये रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये कामयाबी का राज है? पहले एक बार, बहुत देर से अखिलेश जी चुप है, अखिलेश जी बोल लीजिए, फिर हम जाएंगे इनके पास। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सूर्यकांत जी चूंकि महाराष्ट्र में हैं, चीजों को ज्यादा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्होंने जो भी बातें कही बड़ी बहुत मैं गौर से सुन रहा था। सूर्यकांत जी की बातों से एक बात लगती है, उसमें आपकी भी बात से एक बात लगती है कि पूरे महाराष्ट्र में जो 48 सीटें हैं, 48 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी और उसके अलायंस जीतने जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी जगह पर अच्छा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा और सूर्यकांत जी ने भी नहीं कहा, लेकिन अब आप कह रहे हैं। कहा नहीं, कोई कहता नहीं है। माने जो एक तरह से जो बातचीत होती है, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ का क्षेत्र, हर जगह बीजेपी और वो जो शिंदे शिवसेना है या जो भी है, उसकी उपस्थिति है, वो मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस की कहीं कोई स्थिति नहीं है, एनसीपी की कहीं कोई स्थिति नहीं है, शरद पवार की कहीं कोई स्थिति नहीं है। तो चुनाव क्यों हो रहा है? चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? इंडिया अलायंस वाले को सरेंडर कर जाना चाहिए। और उधर एक प्रकाश अंबेडकर है, 1 सीट या 2 सीट से ज्यादा आज तक जीत नहीं पाए वो। इस बात को मैं ताकीद करता हूं कि प्रकाश अंबेडकर का महाराष्ट्र के कई इलाकों में बेहतर पकड़ है, उनके पास वोट बैंक है, लेकिन उनका वोट बैंक इतना नहीं है जिससे सिर्फ वो चुनाव जीत जाए। वो अगर वो उनके पास इतनी ताकत, सांसद को जाकर वो लोग सभा में भेज दिए रहते, वो तभी जीत सकते हैं जब उनके पास अलायंस होगा, एनडीए का हो चाहे गठबंधन का हो, चाहे एक पार्टी का उसके साथ अलायंस होगा, तो उनकी ताकत बढ़ेगी। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, विदर्भ इलाका पहले कांग्रेस का इलाका माना जाता था। विदर्भ, पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस को 1 या 2 सीटें आई थी, हमको याद नहीं है अभी मौजूदा कितनी सीटें हैं कांग्रेस के पास। कांग्रेस को तो सबसे पहले वहां चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। एनडीए के तीनों घटक दल जो हैं, सुन लीजिए, एनडीए के तीनों घटक दल हैं, शिंदे और वो क्या नाम है, अजीत पवार और बीजेपी। जब पूरे की पूरे महाराष्ट्र में इस एनडीए गठबंधन को ही तमाम सीटें आनी है, तो कांग्रेस वाले को और ये इंडिया गठबंधन वाले को भ्रष्ट कर जाना चाहिए। वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
सच्चाई कुछ दूसरे तरह की है। मीडिया पर लांछन हम लगाते हैं, मीडिया अपने तरीके से हर चीज की, हम बोलेंगे हमारा अपना एनालिसिस होगा, सुरकान जी बोल रहे हैं सुरकान जी का अपना होगा, और सुरकान जी के जगह पर कोई तीसरे आदमी को बुला लीजिए, वो अपनी बात रखेगा। हर आदमी नजरिया और सोचने की शक्ति और जो देख रहा है उसके अपने परिप्रेक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। मैं सीधी एक बात कहता हूं कि बीजेपी अगर 20 सीटों पर, अभी 20 सीटों का उन्होंने घोषणा की है, 20 सीटों पर, तो क्या 20 सीटों जीतने जा रहे हैं? पहले ये बताइए हमको, पहले इस बात को आप बता दीजिए। ठीक है सूर्यकांत जी, अभी अखिलेश जी ने जो सवाल पूछा है कि 20 सीटों का जो बंटवारा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो 20 सीटों पर क्या स्थिति है? 20 के 20 बीजेपी जीतने जा रही है। ये जो 20 सीटें आई है ना, उसमें सिर्फ मैंने आपकी अहमदनगर की जो सीट बोला है ना, वहां टसल हो सके, क्योंकि लंगी जी जो है वो बहुत अच्छे सोशल वर्कर है और वो करिश्मा थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं फाइट में आगे। मैं चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ नीलेश लंके जी की, लेकिन सुजय विखे जी को फाइट देने की क्षमता रखते हैं नीलेश लंके। वो कहां तक जाएंगे, लेकिन वो अहमदनगर की सीट उन्होंने फाइट में ला दिया है। बाकी की जो 19 सीटें है ना, उसमें फाइट नहीं है। जो अखिलेश जी कह रहे हैं ना, वो वॉकआउट कर देना, ये कांग्रेस का ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं आपको। देखिए, पिछला पूरा हिसाब अगर आप इलेक्शन का अगर निकाल लेंगे ना 2019 का, तो आपको पता चलेगा। मैं अकोला की बात अगर कर लूं एक बार फिर से, वो रिपीटेशन होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस और वंचित आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर दोनों पिछले साल लड़े थे। दोनों का अगर आपने वोट मिला लिया ना, उसे भी 40,000 से ज्यादा वोटों से दोनों का मिला के भी संजय धोत्रे चुन के आए थे। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।